नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 6 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये कल GS2 का पेपर था, बीपीएससी का, आपको पता होगा। उसको देखने के बाद आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि करंट अफेयर को रेगुलर पढ़ना और GS से जोड़कर पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, यहीं से कोई टॉपिक होगा जिसको उठाकर वो करंट से जोड़कर आपसे पूछ लेंगे, GS से जोड़कर आपसे पूछ लेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि करंट को थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिए विथ GS से जोड़कर पढ़ना है करंट को। मैं पढ़ाता हूँ डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में, आपने देखा होगा कि मैं रोज़ करंट को जोड़ कर GS से पढ़ाता हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मेंस में कितने शब्दों में लिखें, इसी में फंसे हुए हैं, वो कंटेंट पर फोकस कर ही नहीं रहे। बार बार लोग एक ही क्वेश्चन, उसका भी मैं निदान लेकर आया हूँ। मैं आज आपको मेंस का पेपर दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको वहां पर कॉपी दिया जाता है और कितना जगह रहता है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना लिखना होता है। मैंने एक 10% का रूल भी बताया था कि 8 नंबर का है, तो कोशिश कीजिए कि 80 से 100 शब्दों में अपने आंसर को कंप्लीट करें। अगर जितना स्पेस दिया हुआ है उसमें आप 80 और 100 को पार भी कर जाएंगे, आप स्पीड अच्छी है तो भी कोई काटेगा नहीं आपके आंसर को। पहले स्पेस देख लीजिए। पिछले साल से बीपीएससी ने बदलाव किया है और बदलाव करके क्या कर दिया उसने, पहले क्या होता था ना, सादा पेज दे देती थी बीपीएससी। अब बीपीएससी ने क्या किया है, सवाल और सवाल के नीचे जगह रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के नीचे जगह दिया हुआ रहता है आपको लिखने के लिए। मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा का पूरा पेपर ही। देखिए 68वीं बीपीएससी के किसी स्टूडेंट का ये पेपर है और इसको अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जगह दिया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद ये जगह है। आपका जो पेज है पूरा का पूरा उतना जगह नहीं रहता है इसमें, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दोनों तरफ से स्पेस छोड़कर लिखने की कोशिश किया कीजिए। देखिए इतना कितना जगह रहता है। ये पूरा हो गया यहाँ से, और इसके ठीक पीछे वाले पेज पर पूरा का पूरा पेज, कितना बड़ा पेज, एक इतना बड़ा पेज। ध्यानपूर्वक देखिएगा ज़रा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। ये पूरा पेज होगा और ये पेज, यानी कि लगभग में 1.5 पेज से के करीब में आपको दिया जाता है। लेकिन आप जिस कॉपी पर लिखते हैं अगर उस कॉपी से मैच करेंगे तो ये 1 पेज के बराबर ही होगा, ठीक है, 1 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसलिए मैं आपको क्या बोलूँगा कि इसी हिसाब से दोनों तरफ से स्पेस छोड़कर सवाल देखिए। ऊपर में करीब में 1/4 पेज को तो सवाल ने ही घेर रखा है, उसके बाद से ये बाकी है और इसके पूरे पीछे एक पूरा का पूरा पेज रहता है। इतना ही आपको 8 नंबर के लिए भी और 7 नंबर के लिए भी स्पेस दिया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कितना स्पेस दिया जा रहा है कितना नहीं। देखिए 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर के सवाल में भी आप देखेंगे कि 1/4 पेज में सवाल दिया हुआ है और उसके बाद से ये पेज बच गया और इसके ठीक पीछे, इस पेज के ठीक पीछे वाले पेज पर 32 नंबर पेज पर, 31 है तो 32 पेज पर ये पूरा का पूरा सेक्शन एक खाली दिया जाएगा आपको। अब इसमें आप 100 शब्द में लिखें, इसमें आप 80 शब्दों में लिखें, वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आपने कंटेंट पूरा किया कि नहीं किया। और अगर आपका कंटेंट 80 शब्दों में ही आप अच्छे से लिख दे रहे हैं और आपकी स्पीड भी अच्छी है तो कभी भी पेज खाली छोड़कर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 1.5 पेज दिया गया है और आपका कंटेंट पूरा हो गया है 100 ही पेज में, तो ठीक है भाई, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो डिमांड था वो लिख दिया। और अगर आपका डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, आप लॉन्ग फॉर्मेट उसको खींच रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लॉन्ग फॉर्मेट का जो सवाल है वो आपका कहीं ना कहीं छूट सकता है। यानी कि टाइम मैनेज करना शब्द के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि पेज वहाँ पर स्पेस इनफ दिया हुआ रहता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। कोई शब्द नहीं गिनेगा आपका, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला था कि 100 से 110 शब्दों में लिखिए, 100 शब्द 80 शब्द इतना में लिखिए। कोशिश कीजिए कि 100 शब्दों के बीच में आंसर को समाप्त कर दे, 7 नंबर का हो 8 नंबर का हो, दोनों को, ठीक है। बाकी अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं या कितना नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना हेडलाइन से शुरू करते हैं। देखिए कल क्या हुआ अरेबियन सी में। आपको पता ही है कि आजकल का दौर अरेबियन सी का बड़ा ही ख़राब चल रहा है। तो अरेबियन सी का मैं मैप भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले किस्सा सुन लीजिए। एक जहाज़ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लीला नॉरफॉक नाम है इसका। इस पर 15 भारतीय क्रू मेंबर भी थे और 21 क्रू मेंबर हैं टोटल में, उसमें करीब 15 भारतीय हैं। इन्होंने संदेश भेजा ब्रिटेन के मैरीटाइम सिक्योरिटी को कि हमारे जहाज़ पर कुछ लोग, 5 से 6 लोग हथियार लेकर चढ़ गए हैं, है ना, और वो जहाज़ को हाईजैक कर रहे हैं। तो उसके बाद से इंडियन नेवी के INS चेन्नई को
डिस्ट्रॉयड शिप है ये इंडियन नेवी का, चेन्नई, और इसको भेजा गया वहाँ पर किसके लिए, तो ऑपरेशन के लिए। तो इंडियन नेवी ने उनको चेतावनी दी कि आप इस जहाज़ को, हाईजैकर्स को चेतावनी दी कि खाली कर दीजिए। और उसके बाद से मार्कोज मैरीटाइम कमांडोज जो होते हैं, मार्कोज NSG के लेवल के कमांडो होते मार्कोज, तो वो गए इस जहाज़ पर। उन्होंने इस जहाज़ को पूरा सर्च किया और हाईजैकर्स यहाँ से चले गए थे और जो रेस्क्यू कर लिया, जितने भी भारतीय थे और बाकी लोग थे उन लोगों को रेस्क्यू किया गया और इस जहाज़ को नज़दीक के पोर्ट ऑफ कॉल वाले जहाज़ पर भेज दिया गया। तो ये घटना हुई है। आपको पता ही है कि अरेबियन सी में लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जहाज़ पर अटैक करना शुरू कर दिया है हमास के समर्थन में। और आपको ये भी पता होगा कि सोमालिया, कल जो डाकू आए थे वो सोमालिया के डाकू थे और उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की इस जहाज़ को, ठीक है। तो इसके कारण से ये चर्चा में है। तो मैं आपको अरेबियन सी का पूरा मैप भी दिखाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। देखिए अगला क्या है, NSO ने बोला है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बोला है कि भारत का GDP एस्टिमेट कितना रहेगा, 7.3% के करीब में रहेगा। देखिए GDP एस्टिमेट बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन NSO किसका आपको ध्यान में रखना है, तो एक NSO का डेटा को ध्यान में रखना है आपको। RBI अगर डेटा देती है तो उसको ध्यान में रखना है आपको। वर्ल्ड बैंक अगर देती है एस्टिमेट तो उसको ध्यान में रखना है आपको। IMF का ध्यान में रखना है और UN का ध्यान में रखना है। ये 5 ऐसी संस्थाएं हैं जिसका जो एस्टिमेट आता है GDP से संबंधित, भारत के GDP से संबंधित या दुनिया के GDP से संबंधित, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं 5 लोगों का डेटा जारी रखें, आपको जानने होते हैं, है ना। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे याद ही होने चाहिए, लेकिन NSO का डेटा ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये आपके किस में काम आएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। इंडियाज़ रियल GDP ग्रोथ इन 2023-24 एस्टिमेट टू 7.3% कंपेयर टू 7.2% ईयर एगो। पिछले साल जो था वो 7.2% के आस पास में था और इस बार कितना हो गया है, 7.3% हो गया। इससे ये भी पता चलता है कि हमने कोरोना का जो पीरियड था जिसमें हमारी इकोनॉमी का डाउनफॉल हो गया था, पूरी दुनिया का ही इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ था, उसको हमने सफलता से पार कर लिया है। अब हम फिर से 100% अपनी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो अगला देखिए इसी में क्या न्यूज़ है कि PMI ने बताया है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये क्या होता है, तो ये किसी भी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर के ग्रोथ के बारे में जानकारी पता चलता है इससे। तो PMI में हमें ये पता चला है, क्या पता चला हमें, कि हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। और अभी जो ग्रो कर रही है, अभी जो इस महीने का जो डेटा आया उसमें ये बताया गया है कि पिछले 3 महीने में हाईएस्ट लेवल पर है सर्विस सेक्टर, है ना। और अपना जो आज का आर्टिकल है वो भी इसी संबंधित है। रघुराम राजन जी ने किताब लिखा है, उसी से संबंधित है वो आर्टिकल। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, अगला न्यूज़ मैं दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे आर्टिकल डिस्कशन पर। देखिए केंद्र सरकार ने DG यात्रा को इंडोल कर दिया है और 100% उसको चालू कर दिया है DG यात्रा को। अब DG यात्रा क्या है, तो देखिए क्या हुआ क्या कि तवीज़ पटनायक करके हैं, ये US के स्कॉलर हैं और एरोस्पेस इंजीनियर भी हैं और भारतीय मूल के हैं। कोई बात नहीं, मैं इसकी कहानी बताता हूँ हुआ क्या है। ये एयरपोर्ट पर गए तो इन्होंने देखा, इन्होंने जो ट्वीट वगैरह किया कि भारतीय लोग अवेयर नहीं है वगैरह वगैरह। इन्होंने ट्वीट किया कि वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो फेस को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और आपका बायोमेट्रिक डेटा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। किसके लिए, तो DG यात्रा के लिए। और लोग पूछ तक नहीं रहे थे कि आप हमसे ये क्यों डाटा ले रहे हैं, फेस उनका ले रहे थे, वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे। और इसके आधार पर वो गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो अपना डेटा एक बना रही है। अब आपको ध्यान में रखना है कि DG यात्रा पहल क्या है भारत सरकार की, तब आप समझ जाएंगे कि ये जो इनपुट है वो क्यों लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट पर। ओके, तो ये मैं पूरा समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा अभी DG यात्रा के बारे में। लेकिन इन्होंने बोला कि एयरपोर्ट पर जो डेटा लिया जा रहा है, तो इन्होंने अपना डेटा नहीं दिया। इन्होंने बताया कि मैं सरकार के जो सिस्टम है उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 81 करोड़ भारतीयों के करीब में डेटा जो है वो लीक हो गया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को अपना फेस का डेटा, मतलब कि फेशियल रिकॉग्निशन का डेटा, बायोमेट्रिक डेटा ऐसे ही नहीं दूंगा, और इसलिए इन्होंने नहीं दिया। तो DG यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है ये और क्यों इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो रघुराम राजन जी ने किताब लिखा है उससे संबंधित है और वो जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ओके, देखिए आर्टिकल कब आया था, तो 4 तारीख को आया था, 2 दिन पहले। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रीसेट द ग्रोथ प्रायोरिटी लेख पर आधारित है।
ओके। भारत अपने आर्थिक पर्यवेक्षक पर अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीतियों के बारे में गंभीर चर्चा में रत है। इन चर्चाओं के बीच एक उल्लेखनीय विकर्षण इस रूप में उत्पन्न हो रहा है कि विश्लेषक वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अभी आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें मामला है। दरअसल में इसमें यह बोला गया है कि हम जो मॉडल अपना रहे इकोनॉमी का, कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर हम केवल और केवल सेवा सेक्टर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो क्या ये इकोनॉमी को बढ़ाने का एक सस्टेनेबल तरीका होगा? इसी पर आधारित आज का लेख होगा। ये ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, मैं आपको बहुत सारा कुछ समझाने वाला हूँ। देखिए क्या है, दरअसल में शुरू कहाँ से होता है ये आर्टिकल, किस पृष्ठभूमि में लिखा गया है। तो रघुराम राजन और रोहित लांबा की किताब ब्रेकिंग द मोल्ड, अब इसी को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछ लेगा आपसे पीटी में, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। इन्होंने किताब लिखा है कि इन्होंने, तो रघुराम राजन पता ही आपको, जाने माने दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट में इनका नाम आता है और भारत के आरबीआई गवर्नर भी रहे। इन्होंने इसमें भारत के विकास मॉडल, जो भारत का डेवलपमेंट का मॉडल है, उसका समालोचनात्मक परीक्षण का प्रयास किया है कि भारत सरकार का जो मॉडल है उसमें क्या क्या खामियां हैं और उसको किस प्रकार से काम करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, धर्म से संबंधित कोई चीज़ होती है तो आप वो पंडित पुरोहित या मौलवी या फिर फादर के पास जाते हो क्योंकि उनके पास ज़्यादा जानकारी होती है। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, कई सारे झूठे भी बन जाते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आपको हेल्थ से संबंधित कुछ चाहिए होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार से इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बात अगर कोई रघुराम राजन जैसा आदमी बोल रहा है तो उस पर एक बार विचार ज़रूर करना पड़ेगा आपको रुक कर, भले ही वो आपकी विचारधारा को मैच कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। लेकिन वो आदमी ऐसे ही तो कुछ नहीं बोलेगा। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो, और भारत के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, देश के बैंकों के सबसे बड़े प्रमुख रहे हैं। तो उनकी बातों को ज़रा रुक कर ध्यान से सुनना तो चाहिए ही कि क्या बोलने चाह रहा है वो आदमी। यह सवाल उठाती है कि क्या औद्योगिक विकास पर सेवा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने से सतत विकास की राह पाई जा सकती है। इन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके ऊपर में हम सर्विस सेक्टर को वरीयता दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है, जैसे पर्यटन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कौन से आएंगे, जो भी चीज़ें हम विनिर्माण करते हैं, स्टील हो गया, लोहा हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब के सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। इसमें बोला गया है कि अगर हम सर्विस सेक्टर को ज़्यादा हम प्रायोरिटी दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, तो क्या ये सतत तरीका होगा इकोनॉमी को बढ़ाने का, यही पूछा गया है इसमें। रघुराम जी ने बोला कि देखिए ये जो प्राथमिक क्षेत्र पर है ना, प्राथमिक नहीं, यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर में हम सर्विस सेक्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये दुनिया की किसी विकसित इकोनॉमी में आज तक नहीं देखा गया है। जो आज भी विकसित इकोनॉमी देखती है, हम तो विकासशील हैं, हम तो डेवलपिंग हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनमें से किसी में भी ये पैटर्न नहीं देखा गया है। विनिर्माण क्षेत्र की चुनौती कौन कौन सी है? भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में अपने विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां विकास दर 20% या उससे कम रही है। इससे भारत के विकास में एक विशिष्ट चरण को दरकिनार करने, कृषि अर्थव्यवस्था से एक प्रबल सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने और इस तरह के संक्रमण के संवहनीयता के बारे में चिंताएं पैदा करता है कि हम जो क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सर्विस सेक्टर की तरफ में जंप कर रहे हैं। इससे कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है, विनिर्माण आधारित जो अर्थव्यवस्था है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। इसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी तो बूम कर रही है लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेवा सेक्टर में जॉब उतना क्रिएट नहीं होता है जितना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में होता है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब कृषि में जॉब सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है, लेकिन कृषि में हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सही से। हम मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होता है। हम ध्यान कहाँ पर दे रहे हैं? सेवा सेक्टर पर। सेवा सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में 60% से ज़्यादा का योगदान है, लेकिन सेवा सेक्टर हमारे देश के रोज़गार प्रोवाइड करवाने में सबसे लो सेक्टर में से एक है, जहां पर रोज़गार सबसे कम मिलता है, क्योंकि वहां पर ऑटोमेशन और बाकी चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला होता है। वैश्विक व्यापार सेवा विकास का अवसर। राजन और लांबा सूचना प्रौद्योगिकी के परिष्करण द्वारा विश्व व्यापार सेवा विकास भारत के लिए एक अवसर की पहचान करते हैं। क्योंकि वैश्विक कंपनियां व्यावसायिक सेवाओं को अधिकाधिक आउटसोर्स कर रही हैं, भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते वह स्केलेबिलिटी की चुनौती को संबोधित कर सके। जिसके बाद भारत क्या कर सकता है? वैश्विक व्यापार सेवा में भी अवसर अपने लिए तलाश सकता है। बहुत सारे वैश्विक कंपनियाँ जो आउटसोर्स का मतलब क्या होता है? मुझे जो काम करवाना है, जैसे मान लीजिए अमेरिका की एप्पल कंपनी है, उसको अपने अमेरिकी ग्राहकों के लिए 24 घंटे 24/7 क्या चाहिए? तो कस्टमर केयर चाहिए।
उन्होंने भारत के एक आउटसोर्स कर लिया, भारत की कंपनी को आउटसोर्स कर लिया कि जितने भी मुझे कस्टमर केयर के कॉल आएंगे वो सब हम आपको फॉरवर्ड करने वाले हैं। आपको अपने यहाँ पर एक बिल्डिंग में लोगों को बिठाइए, कस्टमर केयर बनवाइए और सारे के सारे अमेरिकी कस्टमर का जवाब कौन देगा, तो भारत में बैठे लोग देंगे। ये जो अमेरिकन इंग्लिश और फलाना इंग्लिश ढिकाना इंग्लिश आप सुनते हो, वो कोचिंग चलता है, वो क्यों चलता है भाई? यही जो कस्टमर केयर में काम करते लोग, उनको बात करने के लिए चलाए जाते हैं वो सब चीज़ें। तो इसको क्या कहा है? इसको आउटसोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है रोजगार संकट और युवा आकांक्षाएं। भारत एक रोजगार संकट का सामना कर रहा है, विशेषकर युवाओं 15 से 24 आयु वर्ग के बीच, जहां बेरोजगारी दर 40% से अधिक है। 15 से 24 वर्ष के युवाओं में, जहां पर 14 के बाद काम करना अलाउ होता है, कार्यशील जनसंख्या का जो पहला दशक है 15 से 24 वर्ष की उम्र के बच्चे, उनमें रोजगार का बेरोजगारी स्तर कितना है? 40%। ये सबसे ज़्यादा हुआ, सर्वाधिक हुआ, यानी कि लोगों को ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिलती है तुरंत, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि 24 वर्ष की उम्र तक आप ग्रेजुएट होते हो लगभग में, या उससे पहले हो जाते हो, तो उस उम्र में आपको नौकरी नहीं मिलती है, ये यहाँ पर बोला गया। 40% बेरोजगारी है। युवा कामगार उच्च आकांक्षाएं रखते हैं। देश को निजी नियोक्ताओं द्वारा पर्याप्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए त्वरित उपायों की आवश्यकता है। युवा जो होते हैं उनकी आकांक्षा तो होती है कि उनको जॉब मिल जाए अच्छी खासी, लेकिन ना तो उनके पास स्किल होता है, ना तो मार्केट में जॉब होता है, जिससे उनको जॉब नहीं मिलता है। मिलता भी है तो 12,000, 15,000, 20,000 का आकांक्षाएँ हैं आईफोन लेने का। अब 4 महीने की सैलरी जोड़कर एक पुराना सेकंड हैंड आईफोन ले रहे हैं। तो इस प्रकार का जॉब को भी भारत में प्राथमिकता देता है। क्यों? क्योंकि घनी बेरोजगारी है देश में, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मिल भी रहा है तो उनके आकांक्षाओं के अनुरूप या उनकी योग्यता के अनुरूप उनको नहीं मिल रहा है। सेवा क्षेत्र मॉडल से संलग्न चुनौतियां। भारत में वर्तमान सेवा क्षेत्र हाईटेक सेवाओं में वृद्धि का अनुभव करते हुए भी रोजगार सृजन के मामले में विशेष रूप से निम्न मूल्य वर्धित एवं निम्न कौशल सेवाओं चुनौती का सामना कर रहा है, जिसके कारण से हमें देखने को मिल रहा है सेवा क्षेत्र का विभाजन युवाओं के आकांक्षाओं के अनुरूप आय स्रोत उत्पन्न करने की इसकी क्षमता पर सवाल उठाता है। वही जो मैंने आपको बताया है ऊपर कि उनकी आकांक्षाएं हैं अच्छी खासी आय की, जो उनको मिलता नहीं है। अब अगला इन्होंने बताया कि क्यों ऐसा होता है, तो उच्च कौशल की कमी और उच्च शिक्षा गुणवत्ता भी जो अपने देश में है वो कैसा है वो आप देख ही रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता इतनी ख़राब है कि अच्छे खासे ग्रेजुएट हो जाते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, और उनसे अगर जब बात करो तो बताते हैं आज तक मैंने एक भी आंसर अपने मन से सोचकर नहीं लिखा। क्या ना आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्या स्थिति है? आप ही में से बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, उन्होंने बैचलर डिग्री कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया या एमए कर रहे हैं, और उनको निबंध लिखने के लिए जब बोला जाता है ना तो वो 2 पेज नहीं लिख पाते हैं ढंग से। ये आपकी गलती नहीं है, मैं आपको दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। ये क्यों होता है? निबंध लिखना सोच समझ के काम होता है, और ये कॉलेज में लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते हैं, होता नहीं है। पढ़ाई का स्तर इतना ख़राब है जहाँ पर कुंजी पढ़कर पास हो जाते हैं बच्चे, इस कारण से ये स्थिति क्रिएट होता है ना। भारत में कौशल की कमी सेवा क्षेत्र के नेतृत्व वाले मॉडल के लिए एक उल्लेखनीय चुनौती है। 2.2 मिलियन STEM स्नातक पैदा करने के बावजूद अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण इनमें से अधिकांश को रोजगार हेतु अयोग्य माना जाता है। साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं, जो STEM में भी कर रहे हैं ना, उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी ही नहीं है। ओके, इस समस्या को संबोधित करने के लिए उच्च शिक्षा में निरंतर निवेश की आवश्यकता है, ताकि उच्च मानव पूंजी क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल तैयार हो सके, स्किल कार्यबल तैयार हो सके। PLI योजना और तत्काल रोजगार सृजन। PLI योजना को भारत में उत्पादन केंद्र स्थापित करने के व्यवसाय को आकर्षित करने के माध्यम से तत्काल रोजगार चुनौती को संबोधित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। PLI योजना मैंने आपको बताया था, जिसके तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ना। और मेक इन इंडिया जब नहीं चला तब PLI योजना को लाया गया है भारत में। हालांकि इस योजना के रोजगार से संबद्ध होने के बजाय उत्पादन से संबद्ध होना और प्रोत्साहन योजनाओं की समाप्ति के बाद व्यवसायों को सुदीर्घता के बारे में अनिश्चितताओं को लेकर विभिन्न चिंताएं हैं कि जब भारत सरकार प्रोत्साहन देना बंद कर देगी इन योजनाओं को, तब जाके क्या ये कंपनियां काम करेंगी भारत में या छोड़कर चली जाएंगी। व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत के रोजगार समस्या के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो विनिर्माण क्षेत्र मॉडल, सेवा क्षेत्र मॉडल दोनों को संयुक्त करे। हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके सही रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान, सेवा पर ध्यान नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए केवल सेवा पर ही ध्यान, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं। इससे सततता आएगी कहीं न कहीं इकोनॉमी में। जनसांख्यिकी चुनौती से निपटने में तत्परता। 28 वर्ष की औसत जनसंख्या आयु के साथ भारत का जनसांख्यिकी लाभांश त्वरित व व्यापक कार्रवाई के अभाव में वरदान के बजाय अभिशाप में बदल सकता है।
युवा वर्ग है, युवा भारत है, ये भारत है, वो भारत है, और उन युवाओं को ना तो रोज़गार दो ना कुछ। एजुकेशन पॉलिसी बदल दिया गया, रोज़गार की पॉलिसी वही है। आपको समझ में आती है चीज़ें? तो रोज़गार जब दोगे ना तो युवा आबादी को लेकर क्या करोगे? फिर तो बैठे बैठे युवा रील ही देखेंगे, क्या करेंगे फिर? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके। और देखिए अगला क्या है, सतत भी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उच्च मूल्य वर्धिता रोजगार सृजन, नियामक सुधार और उच्च शिक्षा और निवेश की वृद्धि का संयोजन आवश्यक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। क्या बताता हूँ? देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ। इजराइल और हमास, इनका युद्ध शुरू हुआ। आपको अपनी देश की स्थिति थोड़ा सा व्यापक रूप से दिखाता हूँ। टीवी पर तो भगवान श्री राम आजकल छाए हुए हैं, वास्तविकता में आ जाते हैं। जरा राम राज्य की बात कर लेते हैं। राम भगवान को भी ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा होगा। बताता हूँ क्या है। इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद इजराइल से दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने वर्कर्स को बुला लिया और हटा दिया। इजराइल में चूँकि बहुत सारे काम चल रहे थे और तो वहाँ से सारे वर्कर्स चले गए। इजराइल और हमास के वॉर के बाद, जब आपको पता है वो वॉर जोन है अभी, वहाँ पर कोई रहना नहीं चाह रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने इजरायली गवर्नमेंट के साथ पैक्ट किया कि हम आपको वर्कर्स भेजेंगे काम करने के लिए। कौन से काम? तो अनस्किल्ड, पढ़े लिखे लोगों वाला काम नहीं। जैसे घर का निर्माण हो गया, और जो आपका घर वगैरह बनाने में जो वर्कर्स काम करते उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो रियल एस्टेट में कामगार काम करते उनकी बात कर रहा हूँ। तो हरियाणा गवर्नमेंट वॉर जोन में अपने आदमियों को भेजने की योजना बना रही है। और आपको आगे का एक चीज़ और बताऊं, भारत सरकार ने एक योजना चलाया है। क्या योजना चलाया है? कि दुनिया में कहीं पर भी कामगार मजदूरों की आवश्यकता होगी तो हम आपको भेजेंगे यहाँ से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने देश में रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो ये तो स्थिति हो रही है रोज़गार के मामले में। और आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा देश में बेरोज़गारी का स्तर के मामले में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी वाला राज्य में से एक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के विकास के चालक कौन से हैं? तो विनिर्माण क्षेत्र, सरकारी निवेश को बढ़ाना, ये सरकारी निवेश को बढ़ाना ही चाहिए हमें। 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर विनिर्माण के लिए 2403 करोड़ रुपये फेम इंडिया और के लिए 757 करोड़ रुपये आवंटन के रूप में धन दिया है। भारत सरकार ने निवेश किया है। इस रणनीतिक निवेश का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रौद्योगिकी में उन्नति को प्रेरित करना है, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। भारत के पास एक बृहद अर्ध कुशल श्रम शक्ति, मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहल, पर्याप्त निवेश और एक विशाल घरेलू बाजार के रूप में प्रमुख घटक मौजूद है, जो औद्योगिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है। क्या केवल सारी की सारी समस्याएं भी हैं? नहीं भाई, समाधान भी हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है। दरअसल में देखिए, अपने पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर चीज़ में अपने पास आबादी जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। इतने सारे लोग हैं, उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाना इतना आसान नहीं होता है। ओके। अगला है कि मजबूत घरेलू मांग है। भारतीय मध्यम वर्ग के वर्ष 2023 तक वैश्विक उपयोग में 17% के योगदान के अनुमान के साथ घरेलू बाजार पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है। भारत के जो मध्यम वर्ग है, 2030 तक दुनिया में अगर 100 चीज़ों की मांग हो रही है तो उसमें 17 चीज़ों की डिमांड कहाँ पर क्रिएट होगा? भारत में। जिस इकोनॉमी में इतना ज़्यादा डिमांड क्रिएट होता है वो इकोनॉमी कभी भी डाउनफॉल में जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यानी कि मध्यम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ताकत है। भारत में उपकरण व उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 2019 में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 तक 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसके कारण से भी हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ने की जा रही है। इंडस्ट्री 4.0 वैश्विक हम क्षमता भी है भारत के पास। भारत का विनिर्माण उद्योग तेजी से चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है, जो परस्पर संबद्ध प्रक्रियाओं और डेटा विश्लेषण की विशेषता को प्रदर्शित करता है। और इसके कारण से हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी जल्दी तो डाउनफॉल में जाने वाले है नहीं, रोजगार भी सृजित होगा ही होगा। इन्होंने उदाहरण भी दिया कि कई सारी भारतीय कंपनियां, चाहे वो कपड़ा के मामले में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के मामले में हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अच्छा खासा ध्यान दे रही हैं और वो धीरे धीरे रोजगार सृजन की ओर बढ़ रही हैं। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में भी भारत अच्छा खासा अपना निवेश भी कर रहा है और वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसमें हम क्या बन जाएंगे? वैश्विक केंद्र बन जाएंगे। तो यहाँ पर रोजगार सृजन की संभावना है। सेवा क्षेत्र,
एक संतुलनकाली कारक के रूप में सेवा व्यापार अधिशेष। भारत के सेवा व्यापार में लगातार अधिशेष ने ऐतिहासिक रूप से माल शिपमेंट में पर्याप्त घाटे की भरपाई करने में मदद की है। सेवा व्यापार में हमारे पास अधिशेष रहता है, सेवा जितना हम बेचते हैं उससे कम खरीदते हैं, जिससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा अच्छा बना रहता है सेवा सेक्टर में। वित्तीय वर्ष 2021 में यह अधिशेष $89 बिलियन तक के उल्लेखनीय स्तर तक पहुंच गया था। रणनीतिक सरकारी हस्तक्षेप नए सिरे से बल देने से सेवा व्यापार अधिशेष में वृद्धि की संभावना है, जिससे क्या होगा व्यापार घाटे को भी हम कम कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार सकते हैं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा देना, और ये हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं क्या करेगा, मजबूत करेगा। कार्यबल विकास के लिए कौशल भारत कार्यक्रम भी चलाया गया है, और बहुत सारे स्किल इंडिया प्रोग्राम और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जो कहीं ना कहीं भारत में कार्यबल के डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। अब देखिए भारत सरकार कौन कौन से पहल कर रही है, किसके लिए, तो सरकारी पहल कर रही है किसके लिए, तो इकोनॉमी के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए और सेकेंडरी सेक्टर के विकास के लिए। प्रोडक्शन लिंक योजना, पीएम गति शक्ति, भारतमाला परियोजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया 2.0, आत्मनिर्भर भारत अभियान को चला रही है भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, ये अरब सागर का मैप है, इसको आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। और अरब सागर के आस पड़ोस में, अरब सागर, हिंद महासागर नहीं, अरब सागर हिंद महासागर का एक छोटा सा भाग है। इसमें देखिए ध्यानपूर्वक कि कौन कौन सा देश है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा इंडियन ओशियन में कौन कौन से देश आते हैं उसके तट पर चारों तरफ। उसके अलावा कौन कौन सी नदियां हैं जो हिंद महासागर अपना मुहाना बनाती है। यूपीएससी ने 2020 से पूछा, मोजाम्बिक नदी या जायरे नदी के बारे में एक बार देख लीजिएगा क्या पूछा था, तो पीटी में मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी नदियाँ अपना मुहाना कहाँ पर बना रही है। जैसे अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ अपना मुहाना बनाती है, तो सिंधु नदी यहाँ से बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नर्मदा और तापी नदी मिल जाएगी। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हुआ क्या है, कल यहाँ पर ये घटना हुआ क्या, तो भारतीय जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की गई, और उसके बाद से इंडियन नेवी ने ऑपरेशन किया और उसको बचाव राहत कार्य करके उसको वापस ले आ रहे हैं। और ये देश सोमालिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का है, ये यमन है, यमन के बाद से ओमान है, ओमान के बाद से यहाँ पर ईरान है जो गल्फ़ ऑफ ओमान में आता है, और ये पाकिस्तान है, ये भारत है, यहाँ पर आपको मालदीव दिखेगा। ये सब के सब किस में आते हैं, ये सब के सब अरेबियन उसमें आते हैं, अरेबियन सी में। इसके ध्यान में रखना है सभी देशों को, इसके किनारे स्थित सभी देशों को। और क्या मैंने बताया है कि कौन कौन सी नदियाँ अपना मुहाना यहाँ पर बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़े हम लोग, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला न्यूज़ देखिए क्या है। एआई का आज तक आपने बहुत सारे गलत उपयोग सुना होगा, एक एआई का बहुत ही अच्छा उपयोग क्या है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने इसको शुरू कर दिया है कि एक स्कैन को शुरू किया है, जिसमें क्या है एआई के तहत, एआई के उपयोग से स्कैन किया जाएगा उसको, और इससे कैंसर का पता चल पाएगा, है ना। और कैंसर के पता लगाने में शुरुआती फेज में कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, और जो ट्यूमर होगा, जो ट्यूमर के कारण से कैंसर बनता है, उसका हार्डनेस, उसका टेक्सचर, इलास्टिसिटी, इन चीज़ों को स्कैन करके ही समझा जा सकता है। और पहले ये सब चीज़ साइंस एंड फिक्शन मूवियों में होता था, लेकिन अभी कर दिया है। इसके बाद से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, पता ही आपको, देश का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है। इसने पता है क्या बोला, इसने बोला कि नेक्स्ट डिकेड जो है उसमें कैंसर के केसेस डबल हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अगले आने वाले दशक में कैंसर के जो केसेस हैं वो डबल हो जाएंगे पूरे दुनिया भर में। तब जाके हमें ऐसे चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो आसानी से स्कैन कर सके आपके कैंसर को, और ये बता सके कि भाई इसका इलाज किस प्रकार से संभव हो सकता है, अभी ये किस फेज़ में है, इसमें ट्यूमर कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन उसका, और उसको इन्होंने बोला है कि जो केमियोथेरेपी हम करते हैं उसमें भी सुधार होगा, कि जितनी आवश्यकता होगी उतना ही केमियोथेरेपी करना पड़ेगा, जिससे मरीज़ को ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट था। और जब भी आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं तो इसको कहाँ पर उपयोग करना है, जब आप एआई वाले टॉपिक को लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर सकारात्मक नकारात्मक पहलू में इस तरह की चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। ओके, कैंसर स्पेसिफिक एल्गोरिथम जब डेवलप हो जाएगा और भी अच्छे से, तब क्या होगा, धीरे धीरे करके स्मार्टफोन और जो बाकी इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, उसमें ये चीज़ आ जाएगा कि वो डिटेक्ट कर लेगा कि कोई कैंसर है या नॉर्मल चीज़ है कोई। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है,
और बांग्लादेश में चुनाव किस प्रकार से हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ क्या आया है कि डमी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा उतारे गए हैं इस बार। क्यों उतारे गए हैं? क्योंकि बांग्लादेश में दो पार्टी है, एक है कौन सी, तो बीएनपी, जिसको क्या कहा था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और दूसरी कौन सी है, दूसरी आवामी लीग है, आवामी लीग पार्टी। ये किसकी है, तो ये शेख हसीना जी का है, और ये किसका है, तो शेख खालिदा जिया का है ये। ओके, आपको पता ही है कि 1971 के वॉर के बाद से बांग्लादेश अस्तित्व में आया, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र शुरुआत में चल नहीं पाया। आर्मी डिक्टेटरशिप बहाल हो गया था शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद से। आर्मी डिक्टेटरशिप वहाँ पर बहाल हो गया। उसी आर्मी डिक्टेटर की बीवी कौन है, तो शेख खालिदा जिया हैं, जो बीएनपी पार्टी के चीफ हैं। और जो शेख हसीना जी हैं, ये जो हैं ये एएलपी पार्टी के चीफ हैं। अब ये दो महिलाएं हैं जिनका बांग्लादेश के पूरे पॉलिटिक्स पर राज है। दोनों पार्टी को नाम ध्यान में रखिएगा भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आईआर में भी पूछा जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत बांग्लादेश संबंध, चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो ये बीएनपी ने आरोप लगाया कि शेख हसीना 3 बार से प्रधानमंत्री हैं और ये चुनाव में धांधली करती हैं, इसलिए इस बार हम चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीएनपी, उसने अपना एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। आप इमेजिन कीजिए कि केवल और केवल भारत में बीजेपी ही चुनाव लड़ रही हो, बाकी कोई पार्टी चुनाव में आए ही नहीं, तो लोग क्या बोलेंगे? तब तो वोट दें या ना दें, जीतना तो है ही, पहले से ही तय है। किसी को 10 वोट भी मिल जाएगा तो जीत जाएगा वो, तो हम क्यों जाएं चुनाव में? चुनाव में हम वोट ही देने क्यों जाएं? तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव की क्रेडिबिलिटी को कम कर रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने 100% बाइकआउट कर दिया है चुनाव को। ठीक है, अब इसके कारण से वहाँ की जो सरकार है एएलपी, आवामी लीग पार्टी, उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर दिया, अपने डमी कैंडिडेट्स। आरोप जैसा लग रहा है, पूरे देश में डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं और वो सारे के सारे चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी तरफ से। तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया। लेकिन भारत सरकार ने बोला है, सरकारी पक्ष में बताता हूं आपको, भारत सरकार ने बोला कि हमें शेख हसीना जी की सरकार पर पूरा भरोसा है, हम उन्हीं पर भरोसा करते हैं। और दरअसल बात भी यही है, जब बीएनपी की सरकार आई ना, खालिदा जिया की सरकार, तब भारत से रिलेशन ख़राब हो गए, और जब शेख हसीना जी की सरकार आई ना, तब हमारे रिलेशन अच्छे हो गए। तो इसलिए हम शेख हसीना गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, तो आईआर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, पूरा पाषाण युग का एक हैंड एक्स, हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ी। ये पत्थर है, ये कहाँ पर किस राज्य मिला है, तो तेलंगाना राज्य मिला है। आपको पता ही है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आपको पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण। ठीक है, तो पूरा पाषाण जमाने का मिला है कहाँ पर, तो तेलंगाना राज्य में मिला है। इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट मिला है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, बस इसको ध्यान में रख लीजिएगा। पीटी फैक्ट है ये। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सेकुलरिज्म इन इंडिया इज जस्ट एज सेम एज इन यूरोप। ये अकील बिलग्रामी बोला जाता है, अंग्रेज़ी में तो कुछ और भी नाम हो सकता है इनका। इन्होंने बोला है कि सेकुलरिज्म भारत और यूरोप का जो है वो एक ही जैसा है, कोई उसमें ज़्यादा अंतर है नहीं। आपको लग रहा होगा कि मास्टर क्या पढ़ाने बैठ गया। यूपीएससी मेंस का सवाल है कि भारतीय सेकुलरिज्म यूरोप के सेकुलरिज्म से किस प्रकार से भिन्न है। ये यूपीएससी मेंस का सवाल है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। पिछले साल भी बीपीएससी में पूछा गया था डायनामिक सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, मैं पढ़ाऊँगा अभी, अंतर भी समझाऊँगा, सब कुछ बताऊँगा आपको। ये अपना भाषण दे रहे थे कि भारत में सेकुलरिज्म यूरोप के जैसा ही है, लेक्चर वगैरह का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो पहले तो हम देखेंगे, लेकिन इस न्यूज़ में और क्या है, एक थोड़ा सा अंतर समझिए बेसिक, उसके बाद मैं न्यूज़ समझा दूँगा। यूरोप का सेकुलरिज्म कहता है धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों से समान दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा फैक्चुअल नहीं है ये, कॉन्सेप्चुअल होगा। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है, सभी धर्मों का समान रिस्पेक्ट, सभी का समान रिस्पेक्ट करना, आदर करना। यहाँ पर धर्म से निश्चित दूरी की बात की गई है यूरोप में। भारत में धर्म के समान रूप से आदर की बात की गई है। भारत सरकार समान रूप से किसी भी धर्म से दूरी नहीं बनाती है, बल्कि क्या कहती है, भारत का संविधान क्या कहता है कि हम सभी धर्मों का क्या करेंगे,
तो समान रूप से आदर करेंगे। हमारा संविधान तो कम से कम यही कहता है। सरकार और संविधान में फ़र्क होता है। संविधान हमारा क्या कहता है? सभी धर्मों का हम समान रूप से आदर करेंगे। यूरोप का क्या होता है कि हम सभी धर्मों से समान रूप से दूरी रखेंगे। ये यूरोप का सेकुलरिज्म होता है और ये भारत का सेकुलरिज्म है। इन दोनों में अंतर होता है। यही अंतर पूछ लिया गया था यूपीएससी मेंस में। समझ में आया आपको? तो इन्होंने बोला, ये जो भाई साहब है प्रोफेसर साहब, इन्होंने बोला कि जो भारत का है सेकुलरिज्म, कि इंडिया सेकुलरिज्म एज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को स्वीकार करके सभी धर्मों का आदर। यूरोप का क्या है कि हम किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, सभी धर्मों से दूरी। तो भारत का जो है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन, ये क्या है? इसको प्लूरलिज्म कहा जाता है। प्लूरलिज्म, प्लूरल शब्द से उसमें इलिज्म लगा दीजिए, प्लूरलिज्म कहा जाता है इसको। इन्होंने कहा इसको सेकुलरिज्म नहीं, इसको प्लूरलिज्म कहा जाता है। ओके, तो इनसे पूछा गया कि ये बताओ सेकुलरिज्म फिर क्या होता है? तो इन्होंने बोला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, सेकुलरिज्म इज ए डिफरेंट आइडिया। Its political doctrine and its main idea is that religion should be kept out of orbit of politics। इन्होंने बोला कि सेकुलरिज्म का तात्पर्य होता है कि राज्य, स्टेट और राजनीति, स्टेट और राजनीति, इन दोनों से ही जो धर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसका तात्पर्य होता है सेकुलरिज्म। ठीक है, आपको ये बोला इन्होंने। अब चलते हम लोग भारत और यूरोप में क्या क्या अंतर है उसको ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता बुनियादी रूप से भिन्न है। ये सवाल पूछा गया यूपीएससी में गुरु, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और ध्यान से समझिएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके जानने के लिए ज़रूरी होता है कि किसी प्रकार से जब आपको लिखना हो तो किस प्रकार से आप लिखेंगे। फैक्ट नहीं होगा, समझ नहीं होगा तो लिखेंगे क्या, है ना? जिसका जिक्र निम्न बिंदुओं को अंतर्गत किया जा सकता है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जहाँ धर्म और राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है कि धर्म, पॉलिटिक्स और रिलीजन 100% एक दूसरे से दूर होंगे, जबकि भारत में क्या है? अंतरधार्मिक समानता पर आधारित है। वहीं भारतीय संदर्भ में अंतरधार्मिक समानता पर आधारित है कि सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। यही शब्द यूज करना होता है कि पश्चिम का जो धर्मनिरपेक्षता है वो कहीं न कहीं नकारात्मक स्वरूप दिखाता है। वहीं भारत में समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने के संवैधानिक मान्यता पर आधारित है सेकुलरिज्म। आज आपको पता चला होगा अंतर। गौरतलब है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर्धार्मिक, मतलब धर्म के अंदर वो धर्म, एक से धर्म दूसरे धर्म पर भी, जैसे इंटर स्टेट और इंटरा स्टेट भी होता है ना, कि एक रिलीजन के अंदर भी और दो रिलीजन के स्तर पर भी, अंतः धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित करता है। इसमें हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं को उत्पीड़न, भारतीय मुसलमान अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के अधिकार पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों पर विरोध करता है, जो इसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न बनाती है। भारत में हम केवल और केवल एक धर्म का दूसरे धर्म से देखकर ही नहीं करते हैं, बल्कि एक धर्म के अंदर भी अगर बुराई है तो हम उस पर भी प्रहार करने की कोशिश करें। जैसे हिंदू धर्म में दलित और महिलाओं का लिए हम काम करते हैं, और इस्लाम धर्म में आपको पता है कि महिलाओं को जो वहाँ पर जैसे ट्रिपल तलाक, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप समझ सकते हैं। तो महिलाओं का उत्पीड़न होता था कहीं न कहीं, जिसका हमने क्या किया, हमने हस्तक्षेप किया, राज्य ने हस्तक्षेप किया और बोला कि भले ही धार्मिक कानून कुछ भी हो, लेकिन आज से ट्रिपल तलाक भारत में मान्यता नहीं दिया जा सकता है। ये क्या था कि स्टेट ने, राज्य ने, भारत सरकार ने धर्म के अंदर में हस्तक्षेप किया। क्यों? क्योंकि ज़रूरी था। किसके लिए? महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए ज़रूरी था। तो ये क्या है? तो ये भारत का सेकुलरिज्म है, जो भारत में संविधान द्वारा स्थापित सेकुलरिज्म की बात करता है। समझ में आ गया होगा आपको चीज़ों। देखिए अगला क्या है, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का भी अगर शोषण किया जाता है तो वहाँ पर भी स्टेट आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80% हैं तो 20% का शोषण होना चाहिए, या कहीं पर 20% हैं, जैसे किसी राज्य मान लीजिए मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए, शोषण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पर ईसाई ज़्यादा है तो बाकी के पॉपुलेशन का शोषण, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस अवधारणा पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, और एक धर्म के अंदर भी शोषण नहीं होना चाहिए, हम इस अवधारणा पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि पश्चिम में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिए कोई निर्देश देती है तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए चर्च ने कुछ पास कर दिया तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में ऐसा नहीं है। अगर चर्च ने या मंदिर ने, मस्जिद ने, मौलवी साहब ने कुछ पास भी किया तो अगर वो ख़राब है, गलत है, तो सरकार वहाँ पर हस्तक्षेप करेगी और बोलेगी कि ये गलत चीज़ है, ये संभव नहीं है इस देश में। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी होती है और अनुकूलता भी है, जो पश्चिम में देखने को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया, वहीं सरकार ने बाल विवाह के उन्मूलन के लिए कानून बनाए, सरकार ने ट्रिपल तलाक के लिए उन्मूलन के लिए अनेक कानून बनाए। ये क्या दिखाता है कि सरकार एक्टिवली धर्म में हस्तक्षेप करती है। जहाँ पर शोषण की बात आ जाती है, जहाँ पर सुधार की बात आ जाती है, वहाँ पर हस्तक्षेप करती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के बिंदु क्या है? कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है, लेकिन यह धर्म विरोधी होने का पर्याप्त कतई नहीं है। सेकुलर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप धर्म विरोधी हो गए हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सभी धर्मों का समान रूप से आदर कर रहे हो और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है। दोनों चीज़ों को संविधान ने मान्यता दिया है। संविधान ये कतई नहीं बोलता है कि आप पूजा पाठ ना करें, टीका ना करें, टोपी ना करें, जो भी करना है आपको कीजिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को आहत नहीं करना है। बस ये ध्यान में रखना है आपको। ओके। धर्मनिरपेक्षता के विषय में यह भी कहा गया कि पश्चिम से आयातित है, अर्थात ईसाइयत से प्रेरित है, लेकिन यह सही आलोचना नहीं है। दरअसल भारत में धर्मनिरपेक्षता को प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। यह कहीं से आयातित नहीं बल्कि मौलिक है। इसका मैं उदाहरण दूंगा। यह आरोप लगाया जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। अल्पसंख्यकों की शिकायत है कि राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। कैसे? जो चंद्रगुप्त मौर्य ये हिंदू धर्म का पालन करते, जैन धर्म का पालन करते थे। इनके पुत्र बिंदुसार ये आजीवक धर्म को पालन करते थे। इनका पुत्र अशोक शुरुआत में शैव थे। एक ही परिवार में जैन भी है, शैव भी है। शैव शिव भगवान की पूजा करता था, बाद में बौद्ध धर्म परिवर्तित हो गया। यानी कि धार्मिक कट्टरता कभी भी भारत में था ही नहीं। ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है डीजी यात्रा। चेहरा पहचान प्रणाली के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों को संपर्क रहित, कॉन्टैक्टलेस, निर्बाध यात्रा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना पर विचार किया गया है और काम शुरू कर दिया गया है। अब तो क्या है कि आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको फेस वगैरह स्कैन करना पड़ेगा, अपना बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। जब आप अगली बार जाएंगे तो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी जांच, बोर्डिंग पास, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट निर्बाध रूप से चले जाएंगे। इस परियोजना का मूल विचार यह है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज़ के, बिना कोई संपर्क के, बिना विभिन्न चेक पॉइंट से गुजरे। इसके लिए उसके चेहरे के फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उसकी पहचान स्थापित होगी जो सीधे उसके बोर्डिंग पास से जुड़ी हुई हो। पूरा चारों तरफ मशीन लगा रहेगा, आपको बीच से गुजार देगा। ना तो बोर्डिंग पास की ज़रूरत, ना आदमी की ज़रूरत। वहाँ से भी आदमी की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई और रिकॉग्नाइज करके आपको बता दिया जाएगा कि आप जाइए या रुकिए, है ना। यह भी कहेंगे कि मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, जो कि सस्ता भी है। डीजी यात्रा के कार्यान्वयन में गोपनीयता, डेटा सुरक्षा मुद्दों को भी संबोधित करता है। डीजी यात्रा फाउंडेशन, इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 2019 में एक संयुक्त उद्यम के कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था। इस फाउंडेशन का उद्देश्य डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम निर्मित करने के उद्देश्य से बनाया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस यात्रा कर सकते हैं। कहीं पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट चले जाइए, बैठ जाइए प्लेन में। डीजी यात्रा फाउंडेशन एक अखिल भारतीय इकाई और यात्री आईडी सत्यापन प्रक्रिया का संरक्षक होगा। यह भारत विमान हितधारकों के बीच आम सहमति भी विकसित करेगा। सारे जो विमान कंपनियां हैं उनके बीच में आम सहमति भी बन जाएगा। यह स्थानीय हवाई अड्डा प्रणाली का अनुपालन और दिशा निर्देश के मानदंडों को भी परिभाषित करेगा। क्रियान्वयन पहले चरण अगस्त 2022 से बनारस और बेंगलुरु के 2 हवाई अड्डे पर तथा अगले वर्ष में मार्च तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद के 5 हवाई अड्डों पर शुरू करने का प्रस्ताव है और अब तो शुरू कर भी दिया गया है। अगस्त 2022 से ही चल रहा है ये। बनारस और बेंगलोर में इसको शुरू किया गया था। एएआई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहां पर डीजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से लागू करना है। इसका उद्देश्य क्या है? यात्री अनुभव को बढ़ाना, सभी हवाई यात्रियों को सरल आसान अनुभव प्रदान करना, डिजिटल फ्रेमवर्क का उपयोग करके मौजूदा बुनियादी ढांचे के माध्यम से बेहतर थ्रूपुट प्राप्त करना, कम लागत में संचालन, वर्तमान मैनुअल प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करना, बेहतर दक्षता लाना, सुरक्षा मानकों को बढ़ाना, यही सब इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। सब क्लियर हो गया? अगला न्यूज़पेपर विश्लेषण में जल्दी ही मिलेंगे हम लोग। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।